हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड। आज हम ह्यूमन हार्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। इस वीडियो में हम हार्ट का स्ट्रक्चर, इसका वर्किंग, कार्डियक साइकिल और कार्डियक आउटपुट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पूरे ह्यूमन हार्ट का वर्किंग समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का हमारा ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हार्ट इज़ अ मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन होता है वो होता है हार्ट, जो ब्लड पंप करने के लिए हेल्प करता है और इसी वजह से पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। हार्ट का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन का है और ये जो ऑर्गन है ये मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब ये कार्डियक मसल से बना है और इसकी जो साइज होती है ये हर एक पर्सन के फिस्ट, मतलब उसकी जो मुट्ठी होती है उतनी उसकी साइज होती है। इसका एवरेज वेट है 300 ग्राम इन मेल एंड 250 ग्राम इन फीमेल। इट इज़ कोनिकल इन शेप। तो इसका अगर शेप हम देखते हैं तो ये कोनिकल शेप का है एंड लाइज इन मीडियास्टिनम। अब मीडियास्टिनम मतलब क्या होता है? देखो, आपको पता होगा कि जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक स्पेस होती है, एक कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं सीलोम। मान लो ये कोई पर्सन है तो इसके बॉडी के अंदर जो कैविटी रहेगी, यहाँ पे जो भी कैविटी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी कैविटी है, स्पेस है, उसे हम कहते हैं सीलोम। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, तो ये हुआ सीलोम। अब ये जो सीलोम है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो नीचे वाला पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी, ओके, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम कहेंगे थोरेसिक कैविटी। सो थोरेसिक कैविटी। तो जो ह्यूमन बॉडी है ये अंदर से पूरा जो स्पेस होता है जिसे हमने कहा है सीलोम, सीलोम दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक है एब्डोमिनल कैविटी और दूसरे है थोरेसिक कैविटी। अब ये जो थोरेसिक कैविटी है, इस थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या है? लंग्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे लंग्स निकालेंगे। तो मान लो ये है हमारे लंग्स, ये एक और ये दूसरा। तो इन दोनों के लंग्स के बीच में हमारा हार्ट है, यहाँ पे पर्टिकुलर हमारा हार्ट है। तो ये जो हार्ट इस स्पेस में जो है, इस स्पेस को कहा जाता है, यहाँ पे ये जो स्पेस है इस स्पेस को कहा जाता है मीडियास्टिनम। ठीक है, तो जो हमने पॉइंट अभी डिस्कस किया था वो पॉइंट क्या था? वो पॉइंट था इट इज़ कोनिकल इन शेप एंड लाइज इन मीडियास्टिनम। तो जो स्पेस है, दो लंग्स के बीच में जो स्पेस है उसे कहा जाता है मीडियास्टिनम। ये है ह्यूमन हार्ट की डायग्राम। ह्यूमन हार्ट ये 4 चेंबर में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर वाला जो चेंबर है वो रहेगा राइट एट्रियम, उसके सामने वाला जो चेंबर रहेगा वो रहेगा लेफ्ट एट्रियम। अब राइट एट्रियम के नीचे वाला जो चेंबर है वो रहेगा राइट वेंट्रिकल और उसके सामने वाले चेंबर को कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसके ऊपर वाला जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसे कहा जाता है सुपेरियर वेना कैवा और नीचे वाला जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसे कहा जाता है इंफेरियर वेना कावा। अब सुपेरियर वेना कावा और इंफेरियर वेना कावा का मतलब क्या है? अब ये दोनों ही क्या करते हैं? बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करने का काम करते हैं। जो ऊपर वाला पोर्शन है, दैट मीन्स सुपेरियर वेना कावा, ये क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगा। कहाँ से लाएगा? अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कलेक्ट करके लाएगा और छोड़ देगा राइट एट्रियम में। और जो इन्फेरियर वेना कावा है ये लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके लाएगा और कहाँ पे डाल देगा? राइट एट्रियम में। तो दोनों ने ही, मतलब सुपेरियर वेना कावा और इन्फेरियर वेना कावा, इन दोनों ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट किया और कहाँ पे डाल दिया? राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से ये ब्लड आएगा इस राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है ये जाएगा ब्लड इस पोर्शन में। अब इस पोर्शन का नाम क्या है? इसे कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, अब डीऑक्सीजनेटेड का मीनिंग तो आपको पता होगा,
सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मीनिंग होता है जो ब्लड जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो जिस ब्लड में ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो हमारे बॉडी में जो सेल्स है उन सारे सेल ने जो मैकेनिकल एक्टिविटी की है उन मैकेनिकल एक्टिविटी में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जाता है ब्लड में और वैसे ब्लड को हम कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो सुपेरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा ने जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया है वो छोड़ दिया है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वो ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। अब आर्टरी और वेन्स का डिफरेंस आपको पता होगा, हमने इसका वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आपको पता ही है कि जो आर्टरी है, आर्टरी का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है, ब्लड CO2 कम रहेगा, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें CO2 ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है, ठीक है। तो जो आर्टरी है, आर्टरी का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। और उसके अगेंस्ट जो वेन है वो वेन्स क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। अब ये जो आर्टरी है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाले हैं, बट इसका एक एक्सेप्शन होता है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। तो ये इसके नाम में आर्टरी है बट फिर भी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। सो इस वजह से मैंने क्या कहा, यहाँ से जो ब्लड आया है मतलब राइट एट्रियम से जो ब्लड आया है और राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड अभी जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। सो इस वजह से पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका नाम भले ही आर्टरी है, एक्चुअली इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करना चाहिए था, बट ये एक्सेप्शन है। सो इस वजह से पल्मोनरी आर्टरी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अब यहाँ से जो ब्लड है वो ब्लड जाएगा लंग्स की तरफ, लंग्स उस ब्लड का प्यूरिफिकेशन करेगा और उसे छोड़ देगा पल्मोनरी वेन्स की तरफ। मतलब यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोनों लंग्स की तरफ जाएगा। सो यहाँ से हम लिखेंगे लंग्स, तो दोनों लंग्स के तरफ पल्मोनरी आर्टरी का कनेक्शन है, उसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स में। लंग्स में वहाँ पे प्यूरिफिकेशन होगा, रिस्पिरेशन के टाइम में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन इसी ब्लड में आएगा, तो इसे हम अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे छोड़ा जाता है, पल्मोनरी वेन्स में। वेन है, वेन का काम एक्चुअली होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, बट ये एक्सेप्शन है वेन के, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन ये कौन सा ब्लड कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करेगी। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। मतलब यहाँ से ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और फाइनली लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा एओर्टा में। तो ये हुआ एओर्टा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से देखो ऐसे ब्लड आया और इस एओर्टा में ये चला गया। एओर्टा के ऊपर ऐसे 4 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये चारों पोर्शन के अलग अलग नाम हैं। तो सबसे पहला जो नाम है वो रहेगा लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है राइट सब क्लेवियन आर्टरी। उसके बाद वाला जो पोर्शन है वो रहेगा लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो रहेगा लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और ये वाला जो पोर्शन रहेगा इसे कहा जाता है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी, ठीक है। सो ये रहा असेंडिंग एओर्टा और यहाँ से पीछे से, हार्ट से पीछे से ऐसे डिसेंडिंग एओर्टा रहेगा जो यहाँ पे खुलेगा, देखो ये वाला। सो ये है एओर्टा का एक पार्ट जिसे डिसेंडिंग एओर्टा कहेंगे। तो हमारी जो बॉडी है, हमारे बॉडी में सबसे बड़ी आर्टरी जो है वो एओर्टा है। तो एओर्टा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी और बॉडी के हर एक पार्ट में भेज देगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है हार्ट का।
अब देखो यहाँ पे दो वॉल्स मैंने यहाँ पे लेबल किए हैं, तो ये जो राइट एट्रियम है और उसके नीचे वाला जो राइट वेंट्रिकल है, इन दोनों के बीच में एक वॉल्व होती है, उसे कहा जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। और जो लेफ्ट एट्रियम है और उसके नीचे वाला जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इन दोनों के बीच में एक वॉल्व रहेगी, उसे कहा जाता है बाइकस्पिड वॉल्व। मतलब हमारे हार्ट में कस्पिड वॉल्व होते हैं जो दो टाइप के होते हैं। पहली जो कस्पिड वॉल्व है वो रहेगी ट्राइकस्पिड वॉल्व, मतलब ये 3 दरवाज़ों से बनी है, ऐसे समझ लो। और जो बाइकस्पिड वॉल्व है वो 2 दरवाज़ों से बनी है, ठीक है। सो कस्पिड वॉल्व 2 टाइप के हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है, और बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। मतलब राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व रहेगी और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वॉल्व रहेगी, ठीक है। अब इस पूरे एक्सप्लेनेशन से आपको ये तो समझ में आया होगा कि जो हमारा राइट साइड है, हार्ट का जो राइट साइड है, मतलब ये अगर ऐसे डिवाइड कर देंगे हार्ट को, तो ये वाली जो साइड है वो राइट साइड है। तो राइट साइड में हमेशा कौन सा ब्लड आएगा? हमेशा वहाँ पे ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें CO2 ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है। और जो लेफ्ट साइड रहेगी वहाँ पे हमेशा कौन सा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हुआ। अब इस दोनों वॉल्व्स के अलावा हमारे हार्ट में और 2 वॉल्व्स होते हैं। अब वो कौन से होते हैं? जैसे कि मैंने अभी आपको पल्मोनरी आर्टरी बताई थी, देखो इस डायग्राम में ये जो है ये है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब इस पल्मोनरी आर्टरी और ये जो एओर्टा है, यहाँ पे 2 वॉल्व्स होते हैं ऐसे। पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में भी वॉल्व्स होते हैं। उन वॉल्व्स का नाम क्या है? जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर वाली वॉल्व रहेगी उसे कहा जाता है पल्मोनरी वॉल्व, और जो एओर्टा के अंदर वाली वॉल्व है उसे कहा जाता है एओर्टिक वॉल्व। तो ये 4 वॉल्व्स होते हैं। अब इसके अलावा और एक वॉल्व रहेगी, वो वॉल्व कौन सी है ये ध्यान से समझ लो, ठीक है। यहाँ पे बताऊंगी, देखो। अब ये जो साइड है ये कौन सी साइड थी हमारी? ये वाला जो चेम्बर था वो कौन सा था? राइट एट्रियम, ठीक है। अब राइट एट्रियम में अंदर के साइड से यहाँ पे एक छोटू सा होल रहेगा, उसको हम कहते हैं कोरोनरी साइनस। यहाँ पे नाम लिख लेती हूँ, कोरोनरी साइनस। अब ये कोरोनरी साइनस का क्या फंक्शन है? अब जो हार्ट है, अब हार्ट के मैकेनिकल एक्टिविटी के लिए भी उसको ब्लड चाहिए होगा, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो जो ब्लड उसके अंदर है, वो ब्लड जो अब जो हार्ट है, हार्ट जब मैकेनिकल एक्टिविटी करेगा तब वो भी CO2 रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करता है वो रिलीज करेगा इसी कोरोनरी साइनस से। मतलब इस कोरोनरी साइनस से यहाँ से ऐसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, कहाँ पे? राइट एट्रियम में। तो इस डायग्राम में समझ लो, मान लो यहाँ पे एक कोरोनरी साइनस है ऐसा, और यहाँ से ये ब्लड छोड़ेगा ऐसे, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को छोड़ देगा राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, सुपेरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, ये दोनों ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगे राइट एट्रियम में। साथ ही साथ ये जो अभी हमने देखा है कोरोनरी साइनस, ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड छोड़ देगा इसी राइट एट्रियम में। अब ये जो कोरोनरी साइनस है, इसमें एक वॉल्व होती है। मान लो ये कोरोनरी साइनस है और इसमें भी ऐसी एक वॉल्व होती है। उस वॉल्व का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसका नाम जो है उसे कहा जाता है थीबेशियन वॉल्व। तो ये नाम भी याद रखो, ठीक है। तो हमने अब तक कितने वॉल्व्स देखे हैं? हमने टोटल देखे हैं वॉल्व 5 टाइप के। कौन कौन से हैं? पहली हमने देखी है ट्राइकस्पिड वॉल्व, दूसरा हमने देखा है ये वाली, इसका नाम क्या था? बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम होता है मित्रल वॉल्व, ये याद रखो। और नेक्स्ट जो वॉल्व रहेगी वो है पल्मोनरी वॉल्व, नेक्स्ट है एओर्टिक वॉल्व, और अभी हमने जो देखी है कोरोनरी साइनस वाली जो है थीबेशियन वॉल्व। तो टोटल 5 टाइप के वॉल्व्स रहेंगी हमारे हार्ट में, ठीक है।
नेक्स्ट देखो क्या है। तो जो मैंने अभी तक पढ़ाया है, जो वॉल्व्स मैंने पढ़ाए हैं, उनकी मैंने यहाँ पे नोट्स निकाल दी है, तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखो क्या पॉइंट है। वॉल ऑफ हार्ट मेड फ्रॉम मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू सेंड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। मतलब हार्ट की वॉल ये मसल से बनी है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होके ब्लड का पंपिंग करती है और ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई करती है। तो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे सिस्टोल कहना है, और हार्ट का जो रिलैक्सेशन होता है उसे कहते हैं डायस्टोल। हार्ट ये 3 लेयर से बना है। वो 3 लेयर कौन कौन से है देखो। एंडोकार्डियम मतलब इनर लेयर, सबसे अंदर वाली जो लेयर है हार्ट की वो रहेगी एंडोकार्डियम। उसके बाद वाली मतलब जो बीच वाली है उसे कहेंगे मायोकार्डियम, और सबसे बाहर वाली जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, प्रोटेक्टिव लेयर है, उसे कहा जाता है इपिकार्डियम। तो ये है हमारा हार्ट। ये हार्ट के 3 वॉल्व हो गए, कौन कौन से, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और इपिकार्डियम। इस इपिकार्डियम के ऊपर एक कंटिन्यूअस सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है पेरिकार्डियम। सो द पेरिकार्डियम इज अ प्रोटेक्टिव सैक दैट कवर्ड एंटायर हार्ट। मान लो ये एक हार्ट है, तो इस हार्ट के ऊपर ऐसे कंटिन्यूअसली एक लेयर रहेगी जो कि प्रोटेक्टिव सैक है, जिसे क्या कहा है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम प्रोड्यूसेस फ्लूइड टू लुब्रिकेट हार्ट एंड कीप इट फ्रॉम द रबिंग अगेंस्ट अदर ऑर्गन। तो इसके अंदर यहाँ पे जो है, यहाँ पे लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस रहता है, एक लिक्विड रहता है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। चलो आगे चलो। हमने हार्ट के जो 4 चेंबर देखे थे उसमें एक मसल की लेयर होती है जिसे कहा जाता है सेप्टम। सेप्टम मतलब समझ लो दीवार। ओके, तो 4 जो चेंबर है उसके बीच में दीवार होती है जिसे हमने क्या कहा है, सेप्टम। ओके, तो ये सेप्टम देखो कैसे है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में। मान लो ये हार्ट है, ठीक है, इस हार्ट में हमारे ये 4 चेंबर हुए। तो ये जो चेंबर है, इन चेंबर्स के बीच बीच में जो दीवार है उसे हमने क्या कहा है, सेप्टम। तो उस सेप्टम के आपको याद रखने हैं नाम। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, ये जो सेप्टम है ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम। तो एट्रियम के बीच में ये वाली जो दीवार है उसका नाम होता है इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। यहाँ पे हम नाम लिख लेंगे, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। ठीक है, मतलब 2 एट्रियम के बीच में जो वॉल्व रहेगी उसे कहेंगे इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। इसको मैं अलग से कलर कर दूंगी, ये वाला, ये जो वॉल्व है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रहेगी इंटर ऑरिक्यूलम सेप्टम, जिसे एट्रियल सेप्टम भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरी जो दीवार रहेगी, दूसरा जो सेप्टम रहेगा वो रहेगा इन दोनों के बीच में, मतलब जो वेंट्रिकल है उन वेंट्रिकल के बीच में एक दीवार रहेगी, मतलब ये वाली, ये रहेगी राइट वेंट्रिकल, ये रहेगा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इन दोनों वाली ये जो बीच वाली लाइन है, ये जो सेप्टम है उसे कहा जाता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलम सेप्टम। ठीक है, मतलब 2 वेंट्रिकल्स के बीच वाली जो दीवार है उसे कहा गया है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब लास्ट जो दीवार है, मतलब ये जो सेप्टम है ये वाली, इसका नाम क्या होता है, ये होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको यहाँ पे लिखूंगी, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, समझ लो ये क्या है। सो ऐसे टोटल 3 सेप्टम्स रहेंगे। जब एट्रियम के बीच वाली सेप्टम रहेगी उसे कहा गया है इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। 2 वेंट्रिकल के बीच वाली जो है उसे कहा जाता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो दीवार है उसे कहा गया है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये आपको याद रखना है। तो हमारा जो हार्ट है, जो चेम्बर्स है, उनके बीच में सेप्टम्स होते हैं। तो वो सेप्टम्स हमने अभी लर्न कर लिए हैं। तो जो अभी हमने पढ़ लिया है उसके नोट्स मैंने यहाँ पे दिए हैं। देखो, ये है हार्ट चेम्बर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये एग्जाम के लिए आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अलग से आपके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये हुआ हार्ट चेम्बर।
अभी हम देखेंगे कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट ये खुद का काम कैसे कर सकता है, इसके पास ऐसे कौन से टिश्यूज़ होते हैं जिनके हेल्प से हार्ट ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है और पूरे बॉडी में ब्लड कैसे भेजता है। जैसे कि आपको पता होगा कि हार्ट ये दो टाइप का होता है, एक है मायोजेनिक हार्ट और दूसरा होता है न्यूरोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट ये खुद का काम नर्वस सिस्टम के हेल्प से कर सकता है और जो मायोजेनिक हार्ट होता है वो उसके मसल के हेल्प से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक हार्ट का डिफरेंस अगर आपको जानना है तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे भी क्लिक कर सकते हो। सो द ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, जो ह्यूमन का हार्ट है वो हार्ट मायोजेनिक है। दैट मीन्स द हार्ट इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग अ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ नर्वस इनपुट, मतलब मायोजेनिक हार्ट ये मसल के हेल्प से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। अब एक्चुअल में ये काम कैसे करता है ये अभी हम समझ लेते हैं। तो हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट के पास नोडल टिश्यूज होते हैं। दो टाइप के नोडल टिश्यू रहेंगे, एसए नोड जिसे कहा जाता है साइनो एट्रियल नोड और दूसरा होता है एवी नोड, दैट मीन्स एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो ये जो नोड्स है ये एग्जैक्टली कहाँ पे रहते हैं, तो ये रहेंगे राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में जो ऊपर वाली साइड है, मतलब ये जो सुपेरियर वेना कैवा है, इसका एग्जैक्ट ओपनिंग जहाँ पे रहेगा वहाँ पे रहते हैं ये एसए नोड। और जो एवी नोड होते हैं, ये एवी नोड कहाँ पे रहेंगे, ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व के एग्जैक्ट ऊपर रहेंगे एवी नोड। ठीक है, तो इसकी लोकेशन कहाँ पे हुई, राइट एट्रियम के अंदर एसए और एवी नोड रहेंगे। अब क्या होता है, जब इस सुपेरियर वेना कैवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब इस राइट एट्रियम में आएगा और पल्मोनरी वेन से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस लेफ्ट एट्रियम में आएगा, हमने ये कर लिया है। तो राइट एट्रियम में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसी टाइम लेफ्ट एट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, कितना आता है वो ब्लड, वो आएगा 70 ml, जिसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये 70 ml ब्लड जैसे ही इन एट्रियम में आएगा, ये एट्रियम फिल होने के बाद ये ब्लड इनके वॉल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा और साथ ही साथ ये जो एसए नोड है इसके ऊपर भी ये प्रेशर चला जाएगा। जैसे ही ये प्रेशर एसए नोड के ऊपर आएगा, एसए नोड ये एक्टिवेट होने लगेंगे और ये एक्टिवेट होने के बाद ये इम्पल्सेस भेजेंगे। ये इम्पल्सेस कहाँ पे जाएंगे, ये इम्पल्सेस जाते हैं, ये जो एट्रिया है इन एट्रिया के वॉल के ऊपर ये इम्पल्सेस चले जाएंगे और इस वजह से एट्रिया के जो वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे और इसी कारण इनमें जो ब्लड है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट एट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये आएंगे नीचे के चेम्बर में जो कि है वेंट्रिकल्स। ठीक है, जब ऐसे नोड एक्टिवेट होंगे, इम्पल्सेस जाएंगे वॉल के ऊपर और इस वजह से ब्लड चला आएगा वेंट्रिकल के अंदर। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखो, अब आगे क्या होगा, रुको एक मिनट। अब आगे क्या होगा, अब ये जो ब्लड यहाँ पे आया है, मतलब वेंट्रिकल में जो ब्लड आ गया है, अब इसको भी हार्ट के बाहर निकालना पड़ेगा। मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाएगा लंग्स की तरफ और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाएगा बॉडी ऑर्गन की तरफ। ठीक है, तो ये ब्लड बाहर निकालने के लिए इन वेंट्रिकल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। अब ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो जब एसए नोड एक्टिव होंगे, ये इनका सिग्नल आगे जाएगा एवी नोड के तरफ। अब एवी नोड से वो सिग्नल जाएगा बंडल ऑफ हीज की तरफ। अब बंडल ऑफ हीज कहाँ पे है, जो मैंने आपको पहले बताया था, ये जो बीच वाली जो लाइन है, सेप्टम है, इनमें होते हैं ये बंडल ऑफ हीज। तो बंडल ऑफ हीज में वो इम्पल्सेस चले जाएंगे, उससे वो सिग्नल आगे जाएंगे। ये देखो, ये वेंट्रिकल की तरफ ये जो आप टिश्यू देख रहे हो उसे कहा जाता है पुर्किंजे फाइबर्स। तो सिग्नल वहाँ पे चला जाएगा। अब जैसे ही पुर्किंजे फाइबर्स की तरफ सिग्नल जाएगा, ये जो वेंट्रिकल्स के वॉल है वो वॉल हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट और इस वजह से इन दोनों चेम्बर में जो ब्लड है वो बाहर की डायरेक्शन में चला जाएगा। एक जाएगा लंग्स की तरफ और एक जाएगा एओर्टा में। समझ में आया मैंने क्या कहा,
जो एसए नोड है, एसए नोड के एक्टिवेशन से, इम्पल्स से क्या हुआ, ये जो ऊपर वाले जो चेम्बर है, एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, उसमें से ब्लड आएगा वेंट्रिकल्स में। अब वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। अब क्या होगा, जो एसए नोड ने एक्टिवेशन हुआ है उसके इम्पल्सेस कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे एवी नोड की तरफ। एवी नोड से सिग्नल जाएंगे इस बंडल ऑफ हीस की तरफ, वहाँ से सिग्नल जाएंगे पुरकिंजे फाइबर्स की तरफ। अब जैसे ही पुरकिंजे फाइबर्स की तरफ सिग्नल जाएंगे, नीचे वाले जो चेम्बर्स है, वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ब्लड बाहर जाएगा। तो ऐसा इस नोडल टिश्यू का काम होता है। इस तरह हमारे बॉडी में जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है। तो जो भी मैंने अभी तक आपको बताया है वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दे दिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और खुद के आपके नोट्स बना दीजिए। ठीक है। यहाँ पे रहेंगे ऊपर वाला जो राइट एट्रियम है उसमें रहेगा एसए नोड, जिसे साइनो एट्रियल नोड भी कहा जाता है। यहाँ पे स्पेलिंग अलग हुआ, साइनो चाहिए था। ठीक है। साइनो एट्रियल नोड रहेंगे, वो कहाँ पे रहेंगे, सुपेरियर वेना कैवा के एग्जैक्ट नीचे रहेंगे। एसए नोड को पेस मेकर कहा जाता है। पेस मेकर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इम्पल्सेस जनरेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था एवी नोड। अब एवी नोड क्या करेगा, एसए नोड से सिग्नल लेगा, इस वजह से एवी नोड को पेस सेटर भी कहा जाता है। ठीक है। तो एवी नोड से सिग्नल जाएंगे बंडल ऑफ हीस की तरफ, बंडल ऑफ हीस से वो जाएंगे पुरकिंजे फाइबर्स की तरफ। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और खुद के नोट्स बना दीजिएगा। अभी हम देखेंगे वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन हार्ट, मतलब जो कार्डियक साइकिल होती है, वो जो कार्डियक साइकिल रहेगी वो रहती है 0.8 सेकेंड की। तो 0.8 सेकेंड में क्या होता है, हार्ट में ब्लड आएगा और हार्ट से ब्लड बाहर जाएगा। तो ये जो टाइमिंग है वो टाइमिंग कितना है, 0.8 सेकेंड का है, उसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे कार्डियक साइकिल की एक डेफिनेशन दी है, वो क्या है, cardiac cycle refers to the sequence of event that takes place when the heart beat। तो ये इसकी पहली डेफिनेशन हुई। दूसरी एक मैंने और डेफिनेशन दी है जो कि है द कार्डियक साइकिल इज डिफाइंड एज सीक्वेंस ऑफ alternating contraction and relaxation of atria and ventricle in order to pump blood throughout the body। तो ब्लड को पंप करने के लिए एट्रिया और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन होना ज़रूरी है, इसी को ही हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। इसके अलावा और भी मैंने एक डेफिनेशन दी है, तो इन तीनों में से जो भी डेफिनेशन आपको बेस्ट लगती है, आपको याद रहती है, वो आप एग्जाम में लिख सकते हो। तीसरी डेफिनेशन क्या है, द कार्डियक साइकिल इज अ सीरीज ऑफ प्रेशर चेंज दैट टेक्स प्लेस विद इन द हार्ट। तो जो प्रेशर होता है 70 ml जो ब्लड आएगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन होता जाएगा, उसे ही हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। This pressure changes results in movement of blood through different chambers of the heart and the body as a whole। मतलब जो भी प्रेशर है वो सारे चेम्बर्स में होते हुए वो ब्लड पूरे बॉडी में पंप किया जाता है, पंप आउट होता है। ठीक है, तो ये है कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन। अब हमें देखना है ये एक्चुअल में कार्डियक साइकिल कैसे होती है। तो अभी हम यहाँ पे कार्डियक साइकिल डिस्कस करेंगे। हमें पता है कार्डियक साइकिल कितने सेकेंड की होती है, वो होती है 0.8 सेकेंड की। तो ये साइकिल हम 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। तो ये साइकिल स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट शब्द यूज़ किया था, कॉन्ट्रैक्ट, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तभी ब्लड वेंट्रिकल में आया था। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए अभी हमें वर्ड याद रखना है सिस्टोल, SYSTOLE, सिस्टोल। और जो रिलैक्स वर्ड हमने अभी तक बोला था, हार्ट रिलैक्स होता है, मतलब क्या होता है, हार्ट डायस्टॉल होता है। तो ये दोनों वर्ड याद रखो, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है, सिस्टोल, और रिलैक्स मतलब क्या है, डायस्टॉल। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब देखो ये जो 0.8 सेकेंड की जो साइकिल है वो 0.8 सेकेंड की साइकिल कैसे होती है, यही अभी हम देखेंगे। तो हम इस साइकिल का जो टाइमिंग है, जो 0.8 सेकेंड का टाइमिंग है, उसको डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.4 सेकेंड, ये रहेगा 0.1 सेकेंड, और ये रहेगा 0.3 सेकेंड, और ये है हमारा हार्ट। तो इसके ऊपर से हम अभी डिस्कस करेंगे। हार्ट के ये 4 चेम्बर है। हमें पता है कि हार्ट का जो राइट एट्रियम है वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और जो लेफ्ट एट्रियम है वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कितना आता है, 70 ml, जिसे हमने स्ट्रोक वॉल्यूम कहा था। ठीक है, अब देखो आगे,
अब ये जो 0.1 सेकेंड की जो साइकिल है यहाँ वाली, तो जब यहाँ पे एट्रिया में जब ब्लड आता है, दोनों एट्रिया में जब ब्लड आएगा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने का टाइमिंग कितना रहेगा, 0.1 सेकेंड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एट्रिया, एट्रिया के लिए मैं ए लिखूंगी, एट्रिया सिस्टोल या फिर कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब मेरा एक सवाल है, जब ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तब ये जो नीचे वाले वेंट्रिकल्स है वो वेंट्रिकल क्या करेंगे, तो उस टाइम वो रिलैक्स मोड में रहेंगे। सो 0.1 सेकेंड में जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसी सेम टाइम वेंट्रिकल जो होते हैं वी ये रिलैक्स रहेंगे, वेंट्रिकल रिलैक्स रहेंगे, मतलब ही डायस्टॉल मोड में जाएंगे। ठीक है, सो 0.1 सेकेंड में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसी टाइम वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन में चले गए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगे देखो, अब ये ब्लड आएगा इस चेम्बर में, वेंट्रिकल में ब्लड आ गया है। अब वेंट्रिकल में जो ब्लड आया है, अब वेंट्रिकल को जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी जाके ब्लड बाहर जाएगा। तो वेंट्रिकल कितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे वी कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा, 0.3 सेकेंड के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब फिर से मेरा एक सवाल है, जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते रहेंगे तब उस टाइम ये जो ऊपर वाले एट्रिया है, ये एट्रिया क्या करेंगे, वो चले जाएंगे रिलैक्स मोड में। सो एट्रिया रिलैक्स। ठीक है, तो ये अल्टरनेट प्रोसेस है। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसी टाइम वेंट्रिकल ये रिलैक्स रहेंगे, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसी सेम टाइम एट्रिया जो है वो रिलैक्स कंडीशन में चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे चलो, अब ये जो 0.4 सेकेंड है उसमें क्या होता है, इसको हम कहते हैं जॉइंट डायस्टॉल। क्या कहना है, जॉइंट डायस्टॉल। डायस्टॉल मतलब ही क्या है, रिलैक्स होना। ठीक है, तब जॉइंट डायस्टॉल मतलब यहाँ पे 0.4 सेकेंड में एट्रिया और वेंट्रिकल ये दोनों ही क्या करते हैं, रिलैक्स मोड में चले जाएंगे। सो ए एंड वी मतलब एट्रिया एंड वेंट्रिकल ये क्या होंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, मतलब ये जॉइंट डायस्टॉल करेंगे। मतलब हार्ट में 0.4 सेकेंड के लिए कोई भी चेंबर कुछ भी काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, बट उस टाइम जो है वो ये जो ऊपर वाले एट्रिया है यहाँ पे ब्लड फील होते रहेगा, बट वो काम नहीं करेगा। इस वजह से हमने यहाँ पे लिख लिया है जॉइंट डायस्टॉल। तो कंप्लीट ये कितने सेकेंड की साइकिल हो गई, वो हो गई 0.8 सेकेंड की। अब यही सारे पॉइंट हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको फिर से समझ में आ जाएगा। देखो, ह्यूमन हार्ट अल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब उस टाइम वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे उस टाइम एट्रिया रिलैक्स होंगे। तो ये अल्टरनेट प्रोसेस है। सेकेंड पॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोल। मैंने पहले ही कहा है कॉन्ट्रैक्शन मतलब ही सिस्टोल है, और रिलैक्सेशन मतलब ही क्या है, डायस्टोल। नेक्स्ट पॉइंट, एट्रिया एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट अल्टरनेटली, और ये अल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऊपर हो गया ये पॉइंट। नेक्स्ट देखो, कॉन्जिक्यूटिव डायस्टोल एंड सिस्टोल कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल हार्ट बीट। यहाँ पे सिस्टोल चाहिए था। हार्ट बीट और कार्डियक साइकिल इट कंप्लीट 0.8 सेकेंड। तो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो टाइम है वो कितना रहेगा, 0.8 सेकेंड का रहेगा। हम टोटल काउंटिंग करेंगे। देखो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक 0.8 सेकेंड की साइकिल। 0.1 सेकेंड में क्या हुआ था, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मतलब सिस्टोल हुआ था। उसी सेम टाइम में वेंट्रिकल क्या हुआ था, रिलैक्स हुआ था। और आगे जाके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा कितने टाइम के लिए, 0.3 सेकेंड के लिए, और उसी टाइम एट्रियल क्या रहेगा, रिलैक्स रहेगा। कितने टाइम के लिए, 0.3। और ये आगे वाला जो था वो कंबाइन जॉइंट डायस्टोल था 0.4 का। ठीक है, अब हमें काउंट करना है। काउंट कैसे करना है, देखो, अब हमें देखना है एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम के लिए था। तो वो कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम के लिए था, 0.1 सेकेंड के लिए सिर्फ। और एट्रियल रिलैक्स कितने टाइम के लिए था, यहाँ से लेके कंप्लीट यहाँ तक, मतलब 0.3 प्लस 0.4 कितना हो गया, ये 0.7 टाइम के लिए एट्रिया रिलैक्स हुआ था। यहाँ तक समझ में आया। अब सेम हमें देखना है किसका टाइमिंग, हमें देखना है वेंट्रिकल का टाइम। सो वी रिलैक्स कितने टाइम के लिए वी रिलैक्स था, 0.1 ऑल्सो 0.4, क्योंकि ये जॉइंट
रिलैक्सेशन है। सो 0.4 प्लस 0.1 मतलब वेंट्रिकल रिलैक्स कितने टाइम के लिए है? 0.5 सेकेंड के लिए। और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम के लिए है? 0.3 मतलब यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक। ठीक है, यही अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो देखो एट्रियल सिस्टोल कितना टाइम के लिए ये था? 0.1 सेकेंड के लिए। वही एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड के लिए रहेगा। वेंट्रिकल सिस्टोल रहेगा 0.3 और वेंट्रिकल डायस्टोल रहेगा 0.5 सेकेंड। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको और फिर से अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन क्या शो करती है? ये शो कर रहा है एट्रियल सिस्टोल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो टाइम है वो कितना था? 0.1 सेकेंड का टाइम था। यहाँ पे एट्रिया सिस्टोल हो रहा है। उसी टाइम ये जो ऊपर वाली जो ग्रे कलर की लाइन है वो क्या है? वो है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। मतलब 0.1 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल डायस्टोल मोड में चला जाएगा, मतलब ये वाली लाइन। ठीक है, अब जैसे ही एट्रियल सिस्टोल हो जाएगा, एट्रियल अब क्या होगा? रिलैक्स मोड में चला जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, कंप्लीट यहाँ तक एट्रिया क्या हो जाएगा? रिलैक्स रहेगा। बट इस टाइम वेंट्रिकल जो है वो क्या रहेगा? वो रहेगा कॉन्ट्रैक्ट के टाइम। यहाँ से लेके यहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और आगे ये भी हो जाएगा रिलैक्स। तो ये है कार्डियक साइकिल। आपको समझ में आ ही गया होगा कि कार्डियक साइकिल जो होती है वो 0.8 सेकेंड की होती है। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट मतलब जो हार्ट ने पंपिंग किया है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन में हार्ट से कितना ब्लड बाहर जाता है पर मिनट में, हर एक मिनट में कितना ब्लड जाएगा बाहर, वो अभी हमें डिस्कस करना है। उसे ही हम कार्डियक आउटपुट कहेंगे। सो कार्डियक आउटपुट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट पर मिनट। पंप आउट पर मिनट, हर एक मिनट में कितना ब्लड हार्ट से बाहर निकलेगा, उसे हम कहेंगे कार्डियक आउटपुट। इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि है CO, दैट मीन्स कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू SV। SV मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू HR मतलब हार्ट रेट। अब आपको पता होगा हर एक मिनट में हार्ट ये 72 टाइम्स बीट करेगा। 72 टाइम्स पर मिनट हार्ट बीट जो होता है वो 72 टाइम करेगा 1 मिनट में। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप 1 मिनट का टाइम लगाओ और अपने हार्ट के ऊपर हाथ रखो। वो 72 टाइम में बीटिंग करेगा 1 मिनट में। 1 मिनट में वो 72 टाइम बीट करेगा। ठीक है, और आपको पता है कि कितना ब्लड आता है हार्ट के पास? 70 ml ब्लड आएगा पहले साइकिल के लिए। मतलब एक साइकिल में 70 ml ब्लड 0.8 सेकेंड में अंदर आएगा, हार्ट के अंदर आएगा, जिसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, अब हमें काउंट करना है कि 1 मिनट में कितना ब्लड आता है हार्ट के पास। तो अगर हमें वैसे काउंट करना है तो हमें पता है 70 ml ब्लड आता है 0.8 सेकेंड के लिए, बट हमें काउंट करना है 1 मिनट के लिए। सो इस वजह से 72 मल्टीप्लाइड बाय 70 इज इक्वल टू इसका कितना आएगा? 5040 ml पर मिनट। मतलब ये कितना रहेगा? अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर पर मिनट। तो हर एक मिनट में 5 लीटर ब्लड ये पंप आउट होता है, जिसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू 5 लीटर पर मिनट। मतलब 72 बीट जब होता है, 72 बार जब हमारा हार्ट बीटिंग करता है, उस टाइम 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड ये पंप आउट होता है, जो कि है कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट और जो कार्डियक साइकिल है, और अगर डिटेल में आपको जानना है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में ट्राई करेंगे इसको, और अच्छे तरह से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ आपके लिए। ठीक है, तो ये अगर वीडियो आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।